नमस्कार, मैं हूँ विनय सिंह। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी लोगों की डिमांड थी कि ऑब्जेक्टिव वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो किया जाए। बहुत सारे लोगों का कमेंट हमारे पास आते रहता है। हम आप सभी लोगों का बहुत शुक्रगुजार हैं कि आपने इतना प्यार, मोहब्बत और स्नेह दिया है इस चैनल को। तो चलिए, ऑब्जेक्टिव वाले जो सब्जेक्टिव की क्लासेस हम लेते हैं वो तो फ्री जाते हैं आप तक। यूट्यूब में सारी चीज़ें हम आपके लिए फ्री कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि हमारा ये शो भी आपको बहुत पसंद आएगा। इसमें आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, उसके साथ में उसका व्याख्या होगा। और ये सारे क्वेश्चन झारखंड के जो भी एग्जाम हो रहे, मसलन जेपीएससी ले अथवा जेएसएससी ले, सारे क्वेश्चंस उसमें आने चाहिए। तो चलिए, आप साथ ही साथ आप अपने क्वेश्चंस को बनाते भी जाएंगे। और जैसा कि पहला क्वेश्चन है यहाँ पर कि ऋग्वेद के अनुसार झारखंड को क्या कहा जाता है। ऋग्वेद के अनुसार झारखंड को क्या कहा जाता है? मुंडल, कीकट, मूरन और कोई नहीं। तो आप निश्चित रूप से इस क्वेश्चन को बना पाएंगे। लेकिन हम थोड़ा सा ऋग्वेद के बारे में जानकारी दे दें। जैसा आप जानते हैं, ऋग्वेद में एक अलग जो जीके वाला सेक्शन होगा, इसमें 10 मंडल है। और 10 मंडल में जो मंडल 2 से लेकर के 7 तक है, ये ऋग्वेद में पहले लिखा गया है। और 1 और 10 इसको बाद में लिखा गया है। ये जो 10वां मंडल है ना, इसमें जो शूद्र शब्द होता है, आपने जरूर सुन रखा होगा। ये शूद्र वर्ड को एक बार ऋग्वेद में 10वें मंडल में जोड़ा गया है। तो इतिहासकारों का मानना है कि भारत में जाति प्रथा शुरू में नहीं होगा, अर्ली वैदिक में नहीं होगा। बाद में जब ऋग्वेद लिखा जा रहा था, उस वक्त में जो अंतिम मंडल था उसमें जो है वो शब्द जो है वो जोड़ दिया गया। तो ये आपको बता दें कि ये जो शूद्र शब्द है वो उसमें जोड़ दिया गया, ये उसमें लिखा गया होगा, ये उसमें इसका मतलब हुआ। अब देखिए, ऋग्वेद के अनुसार झारखंड को क्या कहते हैं? झारखंड को बोलते हैं कीकट प्रदेश। कीकट के नाम से जाना जाता है झारखंड। ये सही उत्तर होगा, कीकट। एक कीकट के नाम से जाना जाता है। और ये जो मूरन, आप जानते हैं ना मूरन, ये मूरन जो है ये वायु पुराण में है। ये वायु पुराण में मूरन होता है और उसमें होता है कीकट। कीकट जो नाम है ये ऋग्वेद में लिखा हुआ है झारखंड के लिए। और कीकट प्रदेश, अगर आप बोलेंगे कि कीकट प्रदेश जो है वो कहीं कहीं पर ऋग्वेद और भगवत पुराण में भी इसी चीज का जिक्र है। मुरंड नाम से वायु पुराण में है, मुरंड जो है वायु पुराण में। और जो मुंडल नाम है, मुंडल, ये नाम टोलेमी ने दिया। ये टोलेमी का नाम ज्योग्राफर के रूप में है। और इन्होंने जियोसेंट्रिक वर्ल्ड की रचना की थी, जिन्होंने बताया था कि टोलेमी ने कि जो लोग मेडिटेरियन सी, जो भूमध्य सागर है, जो लोग वहाँ पर शासन करेंगे, दे विल रूल द वर्ल्ड। तो ये कॉन्सेप्ट टोलेमी ने लाया था। तो उम्मीद पहला क्वेश्चन बहुत सारे लोगों का जरूर से सही हुआ होगा। देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या है। दूसरा प्रश्न है इसको। ये हाल के दिनों में यहाँ पर प्राचीन इतिहास की बहुत सारी चीजें मिली थी। तो इसको कहाँ स्थित है? चतरा, हजारीबाग, धनबाद, गुमला। और गुमला में इस वक्त डीएसपी हमारे यहाँ से ही है, प्रदीप प्रणव जी, 6 जेपीएससी में पुलिस सेवा के टॉपर थे। तो जो लोग गुमला में होंगे जरूर से उनसे मुलाकात कीजिएगा, बहुत कोऑपरेटिव है। धनबाद में भी जिला शिक्षा पदाधिकारी। चलिए, ये बहुत सौभाग्य है हमारा कि आप सभी लोग अलग अलग जगह पर पोस्टिंग होती है और आप लोग भी क्वालिफाई करेंगे, डेफिनेटली करेंगे। और इसी प्रकार से आप भी, आपका भी नाम आने वाले शो में जरूर से लेंगे। धनबाद में जो शिक्षा पदाधिकारी है इस वक्त, भूतनाथ रजवाड़, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं हमारा, और जब आते हैं तो हमसे जरूर मिलते हैं। हजारीबाग इसका सही उत्तर होगा। और जब आप जेपीएससी पास करेंगे तो हजारीबाग में पुलिस अकादमी है। डीएसपी बनने के लिए ट्रेनिंग जो होती है ना, वो हजारीबाग में होती है। और हजारीबाग जो नाम है, ऐसा माना जाता है कि
प्राचीन समय में एक राजा थे और उनके कई बगीचे हुआ करते थे, हजार से भी ज़्यादा बगीचा होता था और इसी के चलते इसका नाम हजारीबाग पड़ा। तो हजारीबाग में ही इसको एक स्थान है जहाँ पर प्राचीन इतिहास के कई साक्ष्य मिले हैं। तो बहुत सारे लोगों का आंसर सही हुआ है। प्राचीन काल में किस क्षेत्र को नारी खंड के नाम से जानते थे? नारी खंड के नाम से। इतिहास में आप लोगों ने पढ़ा होगा। हमारा एक 2 घंटे का वीडियो है, अगर आप नहीं देखेंगे तो प्ले लिस्ट में जाएंगे और प्ले लिस्ट में जाने के बाद आप जरूर से इसको देखिएगा। और इसका जो सही उत्तर जो है संथाल परगना होगा या सिंहभूम या राजमहल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग जल्दी जल्दी इसका उत्तर करें। नारी खंड के नाम से इसमें से किस एक इलाके को जाना जाता था? नारी खंड। और सही उत्तर जो है वो है संथाल परगना का। नारी खंड के नाम से संथाल परगना को जाना जाता था और उसके पहले भी इसको ककजोल के नाम से जानते थे। संथाल परगना का एरिया जो है जहां पर एसपीटी एक्ट सुने हैं ना, 2 प्रकार की एक्ट है झारखंड में। सीएनटी एक्ट है ना, एक छोटा नागपुर वाला, और एक एसपीटी है। तो संथाल परगना का जो एरिया है, आप जब झारखंड का मानचित्र जरूर आपके पास होगा, तो जो इलाका नॉर्थ ईस्टर्न होता है, दुमका और वो वाला जो जोन है वो संथाल परगना बेल्ट होता है। संथाल परगना को पहले नारी खंड बोलते थे। सिंहभूम, वर्तमान में सिंहभूम जो है वो 3 पार्ट में बटा हुआ है। एक तो जमशेदपुर जिसको पूर्वी सिंहभूम कहते हैं, दूसरा चाईबासा जिसको पश्चिमी सिंहभूम कहते हैं, और तीसरा जो इलाका है वो है सरायकेला खरसवां। आप लोग कभी छऊ नृत्य के बारे में सुने होंगे। छऊ जिसमें रामायण महाभारत की चीजों को दिखाया जाता है, एक मुखौटा पहन करके ये नृत्य होता है और विश्व प्रसिद्ध है। छऊ नृत्य सरायकेला से ही ओरिजिन है। और जो लोग सरायकेला में रहते हैं, आप जैसे बहुत जगह की चीजें फेमस होती है, तो सरायकेला का लड्डू बहुत फेमस है। तो कोई सरायकेला वाले होंगे, जब कभी मिलने आइएगा तो लड्डू जरूर लाइएगा। सरायकेला का ये इलाका अभी तो वर्तमान में डेवलपमेंट हुआ है। हमने हाल में सरायकेला में जो राजा थे उनके घर में हम गए थे और उसकी वीडियो हमने देखा था, डाला था। आप लोगों ने काफ़ी लाइक किया था छऊ नृत्य। और उस जमाने में सरायकेला में महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और जो ब्रिटिश वायसराय होते थे, सारे लोग वहाँ विजिट करते थे। आज भी वो राजकिला है, रथ है, और जो वहाँ की रानी है वो नगर बधू के रूप में आज भी जानी जाती है। और वो इज्जत और सम्मान, जब सरायकेला हम पहुँचे तो देखे कि आज भी उस परिवार के प्रति है। राजमहल में हम गए और सारी तस्वीरें हमने डाला है सोशल मीडिया में। और हमारा जो छऊ नृत्य वाला वीडियो होगा उसमें सरायकेला के राजा का जिक्र हो जाएगा। तो चलिए, सही उत्तर है संथाल परगना, जिसको नारीखंड के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, अलग छोटानागपुर राज्य के लिए साइमन कमीशन के साथ समझौता किसने प्रस्तुत किया है? तो जल्दी से उत्तर कीजिए। छोटानागपुर उन्नति समाज, झारखंड पार्टी, किसान दल, ये दल होगा बेसिकली, या कोई नहीं। सो व्हाट शुड बी द राइट आंसर? Who will frame a pact for the Simon Commission agreement? Is that छोटानागपुर, झारखंड पार्टी और किसान दल? क्या होना चाहिए सही उत्तर? सही उत्तर ये क्रिश्चियन स्टूडेंट का एक ऑर्गेनाइजेशन था जिसका नाम बदलकर 1915 में एक नाम बदल करके छोटानागपुर उन्नति समाज बनाया गया था। 1915 भारतीय राजनीति में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इतिहास पढ़ा होगा, 1915 में महात्मा गांधी फाइनली इंडिया में आकर रहने लगे थे साउथ अफ्रीका से, और उसी समय में गोपाल कृष्ण गोखले की मृत्यु हो गई। तो गांधी जी ने भावनात्मक रूप से कहा था कि गोपाल कृष्ण गोखले उनके गुरु हैं, और ये भी एग्जाम में आता है।
तो 1915 में जो क्रिश्चियन स्टूडेंट एसोसिएशन था उसका नाम बदलकर छोटानागपुर उन्नति समाज किया गया था। और उन्नति समाज जो था उसने साइमन कमीशन के साथ एक समझौता किया था कि अलग से छोटा नागपुर एक राज्य बनाया जाए। साइमन कमीशन भारत कब आया, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। दोनों पेपर आपको करा देते हैं, झारखंड जीके भी कर दे रहे हैं और साथ में जो जीके वो भी कर देते हैं। साइमन कमीशन में 3 प्रश्न आते हैं। पहला, साइमन आयोग की घोषणा कब हुई थी? व्हेन द कमीशन वाज डिक्लेयर्ड, नवंबर 1927। बट कमीशन इंडिया कब आया था? व्हेन डी साइमन केम टू इंडिया? 3 फरवरी 1928। साइमन में कितने मेंबर थे? हाउ मेनी मेंबर्स वे देयर इन द साइमन कमीशन? 7 मेंबर। और सर जॉन साइमन इसके अध्यक्ष थे। साइमन कमीशन की बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बता रहे हैं। साइमन कमीशन की रिपोर्ट ये पब्लिश हुई थी 1930 में, क्योंकि ऐसा लगता था ब्रिटिश सरकार को कि अगर पहले पब्लिश कर दिया जाएगा तो ब्रिटेन में जो इलेक्शन है इस कमेटी का इफेक्ट पड़ेगा और चुनाव वर्तमान सरकार ब्रिटेन में हार जाएगी। साइमन कमीशन ने अपने जो रिपोर्ट था उसमें पहली बार, एकदम से इसको याद रखिएगा, साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में पहली बार हरिजन शब्द का प्रयोग किया था। ये भी क्वेश्चन आता है, यूपीएससी में भी आया। हरिजन शब्द को बोलने वाले पहले व्यक्ति महात्मा गांधी नहीं थे, बल्कि साइमन कमीशन ने हरिजन शब्द का जिक्र किया था और बताया था कि हिंदुओं में छोटी और बड़ी जाति में हिंदू समाज टूटा हुआ है और इसमें अगर छोटी जाति को अलग से रिजर्वेशन दिया जाए तो हिंदू समाज टूट जाएगा और उसमें जितना ज्यादा वो टूटेगा ब्रिटिश सरकार उतना ज्यादा शासन कर पाएगी। और इस रिपोर्ट में साइमन ने हरिजन शब्द का जिक्र कर दिया था, हरिजन वर्ड का। तो साइमन गो बैक आपने सुना होगा, साइमन वापस जाओ, लोग नारा लगाते हैं। आज भी लोग बोलते हैं ना किसी मिनिस्टर्स के लिए गो बैक, तो वो जो गो बैक वाला कॉन्सेप्ट है ना वो आया कहाँ से? साइमन का जब भारत में जब आए थे इसका विरोध हो रहा था और बहुत लैंडमार्क चीजें हुई थी उस समय में। लाला लाजपत राय जिनको लाठी चार्ज हो गया पंजाब में और फिर वो डेथ कर गए और इसका जो पुलिस कमिश्नर थे उस समय में उसका नाम था सैंडर्स। तो सैंडर्स इसके लिए रेस्पॉन्सिबल थे और सैंडर्स की बाद में हत्या हो गई और लाला लाजपत राय के विरोध की हत्या करने के आरोपी थे और बाद में सैंडर्स को भगत सिंह और उनके साथियों ने जाकर के मार दिया था। तो ये भी आप जरूर से जानते होंगे। चलिए, सही उत्तर है छोटानागपुर उन्नति समाज। और अगला प्रश्न है, धनबाद का बुद्धपुर और दलमी गांव में निम्नलिखित में किस धर्म के स्मारक पाए जाते हैं? तो नाम में भी बहुत सा आंसर छुपा है। धनबाद, बुद्धपुर और दलमी गांव में किस एक धर्म का जो है वो माना जाता है? तो आप देखेंगे तो यहाँ तो उत्तर हमें लगता है आपको मिल गया। अब नाम ही है बुद्धपुर, तो जाहिर सी चीज है कि बुद्धपुर होगा तो बौद्ध के लिए होगा। तो सही उत्तर यहाँ पर आ जा रहा है। देखिए, बौद्ध कोई धर्म नहीं था। गौतम बुद्ध ने सोशल रिवॉल्यूशन किया, जाति प्रथा। अब देखिए, भारत में जितने भी रिलीजन्स आए हैं निकले हैं वो जाति प्रथा के तोड़ में, जब कोई धर्म बहुत ज्यादा मतलब कड़ा होता है ना, रूढ़िवादी हो जाता है, तो वहां से लोग भागने लगते हैं। पहले जो ब्राह्मणिज्म था, और ब्राह्मण में आपको एक प्रसंग सुना था बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ। फाहियान भारत आया था और वो कहां से आया था? चीन से आया था। क्यों आया? फाहियान ये देखने आया था कि भारत में ऐसा क्या है कि इतना सब कुछ होने के बाद भारत से बौद्ध धर्म का विकास हो गया। आखिर ऐसा क्या हुआ? यहाँ तो हिंदू धर्म था, सनातन धर्म था, तो फिर यहां से बौद्धिज्म निकला कैसे होगा? तो फाहियान लिखता है अपनी किताब में
वो लिखता है कि मैं पहुंचा पाली ब्रोथा। उस समय में पटना को पाली ब्रोथा बोला जाता था, पाली भाषा। तो उसने लिखा कि मैं पाली ब्रोथा गया तो वहां मैंने देखा कि कुछ लोग ढोलक बजा बजा करके शहर में जा रहे। ये हम आपको कब की बात बता रहे हैं, फाहियान कब आया था? तो वो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आया था। आज से तकरीबन 2500 साल पहले की बात, 2500 ईयर्स पहले। तो फाहियान ने लिखा कि हमने उससे पूछा कि भाई तुम कौन हो और तुम ढोलक बजा बजा के क्यों चल रहे हो? तो बोला कि मैं चंडाल जाति का हूं और हमारे लिए नियम बनाया गया है कि हमारी परछाई जो शैडो है ये किसी ऊपरी जाति के ऊपर नहीं पड़ना चाहिए। हमारे कान में कोई वेद का मंत्र नहीं आना चाहिए। अगर मंत्र आ जाएगा तो जो शीशा होता है, लोहा होता है, उसको पिघला करके कान में डाल दिया जाता है। अब मेरा परछाई किसी के ऊपर चला जाएगा तो मुझे कोड़े से पीटा जाएगा। तो फाहियान ने लिखा है कि किसी देश में जाति प्रथा इतना ज्यादा होगा तो लोग नई धर्म के बारे में सोचते हैं। भारत में ब्राह्मणिज्म, ब्राह्मणवाद इतना मजबूत हुआ होगा, जाति प्रथा इतनी चरम पर होगी कि लोगों ने एक नया विचार किया। और जो नया विचार किया, वो नया विचार क्या हुआ? तो नया विचार हुआ, कौन सा धर्म हुआ? तो वो धर्म हुआ बौद्धिज्म। जैन धर्म कभी टॉपिक आएगा तो पढ़ाएंगे। ये पुराना धर्म जरूर है लेकिन बहुत हार्ड है, इसलिए चल नहीं पाया। जैन धर्म में खाना खाने भी मना है कि हत्या नहीं होनी चाहिए किसी कीटाणु बैक्टीरिया की, धान की वो भी नहीं काटना है। इनका मानना है कि पेड़ में भी जान होता है। तो लोग धीरे धीरे उस धर्म से अलग हो गए। चंद्रगुप्त मौर्य जैसे शासनकाल में अपना धर्म छोड़ दिए, वो अपना राजपाट छोड़ करके जैन बन गए और जैन में कि उपवास रह करके आपको मर जाना है तो सही में ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। ये जैनिज्म में तो इतना कड़ा था, उतना पॉपुलर नहीं हुआ। आज भी आप देखते होंगे लोग जो जैन धर्म के लोग हैं वो माउथ में सफेद रंग का कपड़ा लगा के रखते हैं कि कोई बैक्टीरिया, कोई भी कीटाणु नहीं मरे। वो पैदल भी चलते हैं तो देखिएगा उनका मोर के पंख से रास्ता क्लियर होता है कि उनके पैर से कोई चींटी नहीं दबना चाहिए, इतना सोचते हैं। अगला क्वेश्चन पे चलते। सही उत्तर इसका बौद्धिज्म है। ये है निम्नलिखित में से कौन सा एक गलत है? मुंडा प्रशासनिक प्रणाली में मुखिया को या प्रधान को मुंडा कहते हैं। मुंडा का पद वंशागुणक नहीं है, मतलब हेरेडिटरी नहीं है। मुंडा प्रशासन में खत का अर्थ परिवार होता है, खुद का अर्थ खुटखुट्टी सिस्टम भी एक होता है मुंडाओं में। और हाथू मुंडा मुंडा प्रशासन के हेड होते हैं, उसका नाम है हाथू मुंडा। इसमें से कौन सा एक गलत है? मुंडा का पद, मुंडा में गोद को किली कहते हैं। और ये जानते होंगे आप लोग कि बिरसा मुंडा जी भगवान है और सिंह बोंगा की पूजा करते हैं। मुंडा के गांव में हम कई बार गए, हमारी वीडियो भी होगी। सिंह बोंगा सूर्य देवता का प्रतीक है, प्रकृति की पूजा की जाती है। हाल में ही शहादत दिवस मनाया गया है बिरसा मुंडा जी का। और बिरसा मुंडा जी को ऐसा माना जाता है कि जेल में, रांची में ही जो स्मारक है वहां पर, जेल में इनको जहर दे दिया गया था क्योंकि इतने कैदी थे। इतने कैदी में से एक ही आदमी को हैजा क्यों होगा, एक ही आदमी को कोलरा क्यों होगा? मात्र 25 साल की आयु, आप अंदाजा कर सकते हैं कि मात्र 25 साल की आयु में ही इनको मार दिया गया था। और इतने बड़े क्रांतिकारी ये रहे होंगे, अंग्रेज सरकार कितनी डरती थी। और अभी वो टूरिज्म साइट है, लोग जाते हैं। उनकी जो जहाँ पर उनको कैद करके रखा गया था, रांची लालपुर एरिया में ही उनका एक स्मारक है और रांची में ही कोकर एरिया में उनको दफनाया गया था। तो शहादत दिवस में इस बार और बिरसा भगवान के नाम से बिरसा हरित योजना चलाई जा रही है गांव-गांव में।
जिसमें पेड़ लगाने के लिए कोशिश किया जा रहा है कि प्रकृति की पूजा, चूंकि हमारा जो आदिवासी समुदाय है वो करता है, और प्रकृति नहीं होगा तो कुछ भी नहीं रहेगा, ये आपको भी पता है। हम जब गांव-गांव में जाते हैं, हमें याद है कि माल पहाड़िया जनजाति में हम गए थे हाल के दिनों में, तो वो जनजाति में लोगों ने बताया कि जब हम लोग पहाड़ की पूजा नहीं करते, पहाड़ का मतलब होता है मरांग गुरु भगवान, तो मरांग गुरु की जब पूजा नहीं करते तो देर रात को उनको एक आवाज सुनाई देता है कि कुछ अनहोनी हो जाएगा। तो प्रकृति की पूजा, प्रकृति के चलते हम लोग, इसलिए प्रकृति की पूजा अगर की जाए तो ये दुनिया का कल्याण होगा, और ये आदिवासी समाज से हमें सीखना चाहिए। इतनी पुरानी सभ्यता, इतना पुराना संस्कृति, और वो आज नष्ट के कगार पर जा रहा है। तो यही कारण है कि जो आदिवासी समुदाय है वो जल्दी किसी से नहीं घुलते, उनको इतना डर जरूर होता है कि उनकी जो संस्कृति है वो डैमेज होगी, उनका कल्चर चला जाएगा। और जिस प्रकार से पेड़ कट रहा है, पहाड़ों को तोड़ा जा रहा है, तो आप देखिएगा प्रकृति इसका बदला लेती है, टेम्परेचर बढ़ रहा है। और आज विकसित देश जो है वो पेड़ लगाने के लिए पैसा खर्च कर रहे हैं, क्योंकि अगर पेड़ काटते रहिएगा तो आइस पिघलेगा, समुद्र का तल ऊपर उठेगा, सारे देश डूबेंगे, आज नहीं तो कल। हाथू मुंडा जो होते हैं वो ग्राम पंचायत के हेड होते हैं मुंडा में, और ये पद वंशागुणत होता है, इसमें हेरिडिटरी होता है मुंडा प्रशासनिक प्रणाली में, और मुखिया जो होते हैं प्रधान को मुंडा कहा जाता है। तो आप कहीं पर जाएंगे तो आपको मुंडा से पूछना पड़ता है, ये मुंडा की पंचायत बैठती है और वहां पर डिसीजन लिया जाता है। अगला क्वेश्चन, रामगढ़ में कांग्रेस 53rd अधिवेशन में स्वागत समिति के महासचिव कौन? Who was the chairman of welcome committee of Ramgarh session in 53rd session of Congress? Is that ज्ञान चंद्र सोडी, अनुग्रह नारायण सिंह, पी.के. बोस और कोई नहीं? तो एक तो ऑप्शन आपके पास रहता है, तो आप ये तीन में विचार करते, कोशिश करें बताने का। रामगढ़ सेशन के कौन थे अध्यक्ष, पहले तो बताए, और उसके बाद बाकी चीजें जो है मार्च में संभवतः ये हुआ था रामगढ़ का। और इसमें क्वेश्चन अलग ये नहीं पूछा है कि अध्यक्ष कौन। 1940 में इसमें अध्यक्ष किसे बनाया गया, और हमारी समझ से उसमें अध्यक्ष अब्दुल कलाम आजाद थे। लेकिन यहां तो क्वेश्चन पूछा नहीं है, यह क्वेश्चन पूछ रहा है कि स्वागत समिति के महासचिव कौन, और वो थे अनुग्रह नारायण सिंह। ये वेलकम कमेटी के महासचिव थे। रामगढ़ का अधिवेशन इसलिए भी फेमस है कि यहां पर कांग्रेस से नाराज हो गए थे हमारे लोकप्रिय सुभाष चंद्र बोस। इतने नाराज हुए कि 1939 में उन्होंने इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए और जीत गए। एक त्रिपुरी की बात, त्रिपुरी कांग्रेस से। तो सुभाष चंद्र बोस का विरोध होने लगा। लोग बोले कि गांधी जी नहीं चाहते। गांधी जी ने अपना उम्मीदवार, ये भी क्वेश्चन देता है कि गांधी जी ने अपना उम्मीदवार किसे बनाया था? पट्टाभी सीता रमैया को बनाया गांधी जी। तो गांधी जी ने बोला कि अगर ये चुनाव हारेंगे तो मैं हार जाऊंगा। सुभाष चंद्र बोस जीत गए, लोग नाराज हो गए। इतने नाराज हो गए लोग कि वो आलोचना करने लगे सुभाष चंद्र बोस का कि बताओ गांधी जी का विरोध कर रहे हैं। तो गुस्से में आकर उन्होंने छोड़ दिया कांग्रेस 1939 में और अपना एक अलग पार्टी बनाया था, फॉरवर्ड ब्लॉक। बाद में जब 1940 का सेशन कांग्रेस में हो गया था तो सुभाष चंद्र बोस ने भी अपनी एक अलग सेशन रामगढ़ में पैरेलल रखा। तो ये जब रिजाइन कर दिए ना तो कांग्रेस के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद बने थे, उसके बाद भी ये नहीं बने थे, ये ध्यान रखिए। सही उत्तर अनुग्रह नारायण सिंह।
खरिया जनजाति में महतो के बारे में कौन सा एक गलत है? महतो गांव का मुखिया होता है, महतो का पद हेरिडिटरी है, लेकिन इसे ग्रामीण के अनुसार बदलते हैं। गांव में पूजा करने के लिए वो मुख्य होता है और कोई नहीं। आप आमतौर पर महतो जानते होंगे, बहुत सारे लोगों का नाम है, और झारखंड में जो महतो है वो शुरू से बहुत अच्छे होते हैं। और महतो के बारे में आपको बता दें कि ये अगर आप देखें तो महतो का जो पद है ये खड़िया काल में गांव में पूजा करने के लिए मुख्य होते हैं, और ये इनको जिम्मेवारी दिया जाता है कि गांव में ये पूजा करें। तो गांव में पूजा करने के लिए इनको जिम्मेवारी दिया जाता है महतो को। तो महतो को दिया जाता है इसमें पूजा करना। ये चीज भी आपको ध्यान में रखना है कि महतो जो होते हैं वो पूजा करने के लिए गांव में उनको जिम्मेवारी दी जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कौन सा एक कथन गलत है कि इनको पूजा करने के लिए मुख्य जिम्मेवारी नहीं दी जाती है। इसका मतलब ये हुआ महतो गांव का मुखिया होता है, सही है। महतो का पद वर्षागुणक है, लेकिन इसे ग्रामीण के अनुसार बदलते, ये भी सही है। लेकिन ये वाली चीजें जो है वो गलत है। तो सही उत्तर इसका होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विल्किंसन का नियम किस चीज से संबंधित है? जब झारखंड में आंदोलन हो रहा था तो विल्किंसन को लाया गया। ढोकलो सोहर प्रशासनिक व्यवस्था, मुंडा मानकी, परहा या बांची परगना। आप सारी चीजों का नाम सुनने में आपको एक जैसा लगेगा, लेकिन सब में अलग अलग सिस्टम है। तो सही उत्तर इसमें से क्या नजर आता है? हो जनजाति में जब आंदोलन हो रहा था तो उस वक्त विल्किंसन को लाया गया था, और ये है मुंडा मानकी प्रशासनिक व्यवस्था। मुंडा मानकी प्रशासनिक व्यवस्था के लिए जो था वो हो को जिम्मेवारी दी गई थी। हो शासन व्यवस्था में मुंडा मानकी को जिम्मेवारी था, और उसी से विल्किंसन रूल आया था, सर्वे किया गया था, और सरकार ने आदिवासियों की जमीन कोई नहीं ले इसके लिए बहुत सारे कानून बनाए, और वो कानून जो है वो आज भी चल रहा है। वो कानून आज भी चल रहा है, आप देखते होंगे। तो ढेर सारे क्वेश्चन हैं, लेकिन एक दिन में सारे क्वेश्चंस नहीं हो पाएगा। झारखंड सरकार ने अभियान शुरू किया है राज्य में कुपोषण से निपटने के लिए। कौन सा अभियान चला? समर आवास ज्योति। इसमें से कौन सा अभियान कुपोषण जो मैल न्यूट्रिशन है उसके लिए किया गया है? तो सही उत्तर क्या होना चाहिए आप लोगों के अनुसार में? और इसका सही उत्तर होगा समर। समर जो है झारखंड सरकार ने अभियान शुरू किया राज्य में कुपोषण से निपटने के लिए। इसमें से कौन सा एक किताब जॉन बैप्टिस्ट हॉफमैन द्वारा लिखा गया है? मुंडा और उनके देश, हम भारत के लोग, एनसाइक्लोपीडिया मुंडरिका, या फिर सभी किताब जॉन बैप्टिस्ट हॉफमैन के द्वारा कौन सा एक पुस्तक को लिखा गया है? मुंडा और उनके देश, या भारत के लोग, या फिर एनसाइक्लोपीडिया मुंडारिका? सही उत्तर है एनसाइक्लोपीडिया मुंडारिका। जो एनसाइक्लोपीडिया मुंडारिका है ये जॉन बैप्टिस्ट हॉफमैन के द्वारा लिखा गया है। और आप लोग जेएसएससी सीजीएल, ये जेएसएससी के दूसरे एग्जाम को जो लोग लेकर के तैयारी कर रहे हैं, जो डाउट आपके पास रहता है आप उसे लेकर हमारी जो रांची का लालपुर सेंटर है हरिओम टावर वाला, वहाँ मिलेंगे। इस वक्त हमारे पास जेएसएससी सीजीएल में
किसी नए एडमिशन के लिए सीट नहीं है, सिर्फ गाइडलाइन आपको दे दिया जाएगा, आप तैयारी घर में कीजिएगा। लेकिन ये प्रैक्टिस सेट जो हमारा ऑनलाइन चल रहा है ये फ्री में चलता रहे। निम्नलिखित में से छोटा नागपुर को रसिक मंगल पुस्तक में किस नाम से बुलाया गया? छोटा नागपुर को रसिक मंगल पुस्तक में क्या नाम रखा गया है? मानवू, मुरन, कुकट बालक या नागधूम? छोटा नागपुर को किस नाम से जाना जाएगा ये देखना होगा। कुकट लाट इसका सही ऑप्शन से कुकट लाट बालक नहीं होगा। व्हाट इज द नेम ऑफ छोटा नागपुर इन द बुक रसिक मंगल? सही उत्तर होगा नागभूम। इस पुस्तक में नागभूम के नाम से इसे जाना गया है। इस पुस्तक झारखंड जीके में ढेर सारे क्वेश्चंस हैं। झारखंड को अपनी राजधानी बनाने वाले प्रथम प्राचीन शासक कौन था? Who was the first ancient ruler who declared Jharkhand as its capital? Is that समुद्रगुप्त, अशोक, शशांक और कोई नहीं? झारखंड को अपनी राजधानी बनाने वाला पहला राजा कौन था? सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा शशांक। शशांक गौड़ वंश का राजा था। और एक कहानी और है शशांक के बारे में। ये जो गया का नाम सुने ना, वहां पर एक बहुत ट्री है, पीपल का पेड़ है, जिसके नीचे गौतम बुद्ध बैठ करके ज्ञान की प्राप्ति किए। तो शशांक तो शिव का भक्त था, तो इतना गुस्सा हुआ, ये बोला कि मतलब हमारा जो हिंदू धर्म है वो खतरा में है और सब लोग बौद्धिज्म में जा रहे हैं। तो ये क्या किया ना, ये वहां चला गया और वहां जाकर के जो पीपल का पेड़ था ये बोला कि नहीं रहेगा, बांस में बजेगी बांसुरी, पीपल का पेड़ को काट दिया। अभी जो पेड़ है ना वो सेकेंड जनरेशन वाला फिर से आया। वो पेड़ ओरिजिनल पेड़ जिसके नीचे गौतम बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति की थी वो पेड़ अभी नहीं है। और शशांक ने कई बौद्ध धर्म मानने वाले को पकड़ करके मार दिया था, हजारों लोगों को। इतना गुस्सा हुआ। ये भगवान शिव का भक्त था और इसे बहुत बुरा लगता था कि लोग बौद्धिज्म में चले जा रहे। अशोक के बारे आप जानते होंगे कि बाद में बौद्ध बन गए थे। अशोक खुद बौद्ध बन गए थे, बाद में आपको पता होगा। और समुद्रगुप्त आप जानते हैं कि समुद्रगुप्त ने जो सिक्का जो चलता है उस सिक्के में लक्ष्मी गणेश की फोटो वाली जो सिक्के होती थी, समुद्रगुप्त ने उस समय में काफी योगदान दिया। तो चलिए आपको एक्सप्लेनेशन से भी काफी फायदा हो रहा। ओलो चिकी आदिवासियों में जो संथाली समुदाय होता है उसमें एक स्क्रिप्ट होती है। जैसे हम लोग हिंदी लिखते हैं उसको क्या बोलते हैं? ब्राह्मी, देवनागरी। उर्दू लिखते हैं उसको क्या बोलते हैं? खरोष्ठी। उर्दू दाहिना से बायां लिखा जाता है, ब्राह्मी बायां से दायां लिखा जाता है। एक इंडो अरामाइक भी होता है, अशोक के समय में था। ओलोचिकी एक स्क्रिप्ट है। तो ओलोचिकी के आविष्कार करने वाले कौन? पी.के. पांडे, रामदयाल मुंडा या पंडित रघुनाथ मुर्मू? सही उत्तर होगा 1909 में। और पंडित रघुनाथ मुर्मू के नाम से अवार्ड भी है। 1909 में इन्होंने ओलोचिकी लिपि का आविष्कार किया था और इसी लिपि में संथाली लिखा जाता है। आदिवासी समाज का कई भाषा इस लिपि से जुड़ा हुआ है और इसलिए रघुनाथ मुर्मू का नाम काफी इंपोर्टेंट। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं? विच ऑफ द फॉलोइंग इज
रॉन्ग, आपको बताना विच इज नॉट ट्रू। पालकोट राजमहल गुमला, नागफेनी राजमहल गुमला सिसई, जैतगढ़ का किला वृश्चिक, जगन्नाथ पुराहाट देवघर, इसमें से कौन सा एक गलत है? आपको बताना है इसमें से कौन सा एक गलत है। पुराहाट तो हमारे क्षेत्र में उधर चाईबासा तरफ में पड़ता है, इसलिए सही उत्तर ये कोल्हान होना चाहिए था, इसलिए ये वाला गलत है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पालकोट राजमहल गुमला सही है, नागफेनी राजमहल सिसई गुमला सही है, और जैतगढ़ का किला पश्चिम सिंहभूम में सही है। तो ऐसे भी आप एनालिसिस करेंगे तो 3-4 क्वेश्चंस आपके सही हो जाए। और ये नागवंशी शासक के समय में पालकोट वाला एरिया जो था वो बनाया गया था, और 1704 में राजमहल सिसई वाला एरिया में 1704 में जो राजा थे वहां के नागवंशी शासक उन्होंने बनाया। चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। किस वर्ष आदिवासी महासभा ने मुक्ति दिवस मनाया था? एक बार तो मुस्लिम लीग भी मनाई है 1946 के समय जब देश आजाद हो रहा था, और एक बार बनाई है कि जब मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे दिया था उस वक्त। यह पूछता है कि किस वर्ष आदिवासी महासभा ने मुक्ति दिवस मनाया था? तो ये उत्तर, एक बार मुक्ति दिवस इस समय में सारे मतलब जब सरकार ब्रिटिश और कांग्रेस और अन्य लोगों का गठबंधन टूट गया था तो समय में मनाया गया। तो 1939 जो है वो ज़्यादा एक्यूरेट आंसर होगा कि 1939 में मुक्ति दिवस जो है वो मनाया गया था 1939 में। और इस समय में बेसिकली एक चीज और समझिएगा कि सितंबर महीने में सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हो गई। भारत की कांग्रेस की सरकार उस वक्त इसलिए नाराज थी कि उनसे क्यों नहीं पूछा गया कि ब्रिटेन भी युद्ध में पार्टिसिपेट करेगा, उससे क्यों नहीं पूछा गया, इसलिए वो नाराज थे। और इसके चलते त्यागपत्र दे दिया, रिजाइन कर दिया। तो इसको मुक्ति दिवस के रूप में भी जाना जाता है। 1939 बिरसा सेवा दल का स्थापना किसने की? बिरसा सेवा दल, बिरसा सेवा दल जो है ये इसकी स्थापना किसने किया था? और ये है ललित कुजूर। बिरसा सेवा दल जो है वो है ललित कुजूर ने किया था। तो ये भी जानना है कि बिरसा सेवा दल की स्थापना ललित कुजूर ने किया था। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आज का ये शो काफी पसंद आया होगा आप लोगों को। करेंट अफेयर्स वाला भी शो हमारा चल रहा है, ये शो चल रहा है, ये सब कुछ फ्री चल रहा है। ऑनलाइन में हमारी टीम और हमारा मैनेजमेंट कोई चार्ज नहीं लेता है। ऑफलाइन जेएसएससी सीजीएल में चूंकि हमारे पास सीट लिमिट थी, वो सीट फुल है, हम नए किसी को नहीं ले पा रहे, हमें इसके लिए बहुत दुख है। लेकिन आप घर में बैठ करके तैयारी करेंगे, उम्मीद करते हैं कि जेएसएससी में एक सीट आपका पक्का होगा। सिर्फ जेएसएससी सीजीएल नहीं है, इसके पीछे पीछे कई एग्जाम है। तो चलिए उसमें से एक